ओम लॉजिस्टिक की अगर एक कमरे से और एक ट्रक से शुरुआत करी, थोड़ी उस शुरुआत के बारे में बताइए। 1983 में मारुति ग्रोथ शुरू हो गई और खूब कारें बनने लगी और खूब ट्रक की शॉर्टेज रही। तो नेक्स्ट डाइवर्सिफाई कैसे हमारा हुआ सर? तो मारुति का तो वन वे ऑर्डर था जी। वो ट्रक लाओ वो ट्रक लाओ। जिस तरीके से आपने ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया है, वो सपना तो जरूर लेके आप चल रहे होंगे। सपना तो था कि भाई बड़ा काम करना है, बड़ा आदमी बनना है। तो इस काम में आपको मजा आया? इस काम में हमको बड़ा मजा आया। सर, आपने ये किताब लिखी है कहावतों से कामयाबी की ओर। जब कोविड हुआ था तो घर पे खाली बैठे थे, तो उस टाइम मैंने ये बुक लिख दी। तो आज का जो हमारे नौजवान लोग हैं, तो किस तरीके से आप उनको सुधारने की कोशिश? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो ही ये सब अचीव कर पाओगे। तो आपने अपनी किताब में लिखा है, इफ यू वांट टू गो फास्ट यू कैन गो अलोन। क्रिकेट के मैच में कप्तान सारा काम अकेला तो नहीं कर पाएगा ना, उसको मैच जीतना है। तो हम ड्राइवर्स के लिए क्या खास करते हैं और ड्राइवर की क्या चुनौतियां हैं? जो ड्राइवर शराब नहीं पीता वो कामयाब है। टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नए क्या हम सोच रहे हैं हमारे ओम लॉजिस्टिक्स में? मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ टेक्नोलॉजी कर पाएगी जितना आज कर रही है। और अभी क्या कसर बाकी है आपको आपके सपनों में? अभी तो बोलते हैं पार्टी अभी शुरू हुई है। हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं यार, ये करें या ना करें। काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है। तो मुझे तो लगता है कि 99% टेक्नोलॉजी रह गई है, 1% ट्रांसपोर्टेशन रह गया है। इतना आसान तरीके से आज आपने एक्सप्लेन कर दिया, तो बहुत सारे लोगों को जरूर ये लगा होगा कि इतना मुश्किल तो नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हमारे लॉजिस्टिक शक्ति पॉडकास्ट चैनल में आज हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं सीरीज 2 के इंटरैक्टिव सेशन में लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री की बहुत ही बड़ी महान शक्ति के लिए, और जिन्होंने ओम लॉजिस्टिक जैसी ब्रांड को, ओम लॉजिस्टिक जैसी एम्पायर को खड़ा किया है, बहुत ही अपने मेहनत और बलबूते पे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो आज अपनी जो कामयाबी है और जो ओम लॉजिस्टिक कंपनी उन्होंने खड़ी की है, बिल्ड किया है, उसका जो श्रेय देते हैं वो देते हैं अपने गांव या अपने पुराने पूर्वज, दादाजी या चाचा जी, ताऊ जी या दादी या नानी जी, जो एक कहावतें बताते हैं, छोटी छोटी कहावतें जो हमारी ज़िंदगी में कितना सुधार ला सकती हैं, वो उसको पूरा श्रेय देते हैं। आज के ज़माने में हो सकता है हम बहुत सारे मॉडर्न चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज जो हमारे एंसेस्टर्स की कहावतें हैं, जो रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं, उन कहावतों के माध्यम से उन्होंने एक एम्पायर को बिल्ड किया है, एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल कंपनी ओम लॉजिस्टिक्स को बिल्ड किया है, जिसकी आज के दिन में 750 ब्रांचेज हैं। पूरे देश के कोने कोने में वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। 6000 ट्रक्स दिन रात 24 घंटे 365 दिन डिफरेंट कस्टमर्स का और कंज्यूमर्स को सामान पहुंचा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसकी शुरुआत सिर्फ एक कमरे के ऑफिस से और एक ट्रक से पिछले 45 साल पहले जिन्होंने शुरू करी, और उनके ओम लॉजिस्टिक्स के फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर और ओम लॉजिस्टिक जैसी कंपनी को बिल्ड करने वाले लॉजिस्टिक्स के बहुत बड़े महान लीडर हमारे बीच में हैं, श्रीमान अजय सिंघल सर। थैंक यू सर, गुड इवनिंग वंस अगेन, नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बस बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने लॉजिस्टिक शक्ति के पॉडकास्ट चैनल के लिए अपना टाइम दिया। आपकी कामयाबी से और आपकी कहावतों से कामयाबी की ओर, खासकर जो आपने किताब लिखी है, उसको सीखने का आज मौका बहुत सारे लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में काम करने वाले व्यवसायी लोगों को समझने का मौका मिलेगा। और आपकी अपनी पर्सनालिटी और आपके अपने काम करने के तरीके और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा जो ब्रांड आपने बिल्ड किया है, उसके बारे में आज जानने का मौका मिलेगा। तो थैंक यू वंस अगेन सर। वेलकम। तो ये जर्नी हम शुरू करते हैं। हाँ जी। तो मैं शुरुआत सर वहीं से करूंगा कि आपने कैसे एक कमरे से जैसे शुरुआत करी, जैसे बहुत सारी बड़ी कंपनी एप्पल की शुरुआत हुई है, ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान में ओम लॉजिस्टिक की अगर एक कमरे से और एक ट्रक से शुरुआत करी, थोड़ी उस शुरुआत के बारे में बताइए। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये फेयर कंपैरिजन नहीं कर रहे आप, कहाँ इतनी बड़ी एप्पल कंपनी और कहाँ छोटी सी ओम लॉजिस्टिक कंपनी। ठीक है सर, लेकिन एक छोटी सी शुरुआत ही बहुत बड़ी होगी, क्या पता है जो आप बोल रहे हैं वो फेयर ही हो जाएगा। हमारा जो जन्म हुआ वो बिजनेस घराने में ही हुआ,
हमारे फोर फादर्स जो हैं पुराने व्यापारी थे, बिजनेस करते थे, तो ये तो हमारे ब्लड में है बिजनेस करना। तो हमने शुरुआत जब करी ग्रेजुएशन से पहले ही, जब प्री इंजीनियरिंग करी, तब हमारे एक अंकल ने हमको बोला कि आपने अब अपना बिजनेस शुरू कर लो, इतना टाइम आप ग्रेजुएशन में लगाओगे, 3 साल 4 साल, उन दोनों 4 साल 3 साल की ग्रेजुएशन होती थी, 3 साल ग्रेजुएट करोगे, इतने में तो आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाएगा। बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाएगा और वो जो ग्रेजुएशन करके जो सीखोगे, उससे ज़्यादा तो बिजनेस करने में सीखोगे उतने आप। में एक्सपीरियंस आप बिजनेस के ग्रेजुएट हो जाओगे। हाँ, तो मैंने वही किया उनकी मदद से। 1978 में जब मैं 17-18 साल का था, तो मैंने एक फैक्ट्री लगाई रेडियो पार्ट्स बनाने की। रेडियो पार्ट्स में? हाँ, पिन फार्मर बोलते थे जिसको। कौन सी सन में रहा होगा सर ये? 77-78। 77-78 में। हाँ, तो वो शुरू करी और वाकई में 3 साल के अंदर वो फैक्ट्री मैंने एस्टेब्लिश कर ली थी, 7-8 मशीनें लगा ली थी और मेरे को 10-15 हज़ार रुपये महीने की कमाई होनी शुरू हो गई थी उस टाइम पे। 77-78 में 10,000 रुपये बहुत बड़ी इनकम है। बहुत बड़ी होती थी। तो वाकई ऐसा ही हुआ। तो ऐसे मैंने अपनी जर्नी शुरू करी। और लेकिन वो जो काम था वो थोड़ा टेक्निकल था, डाइज वगैरह ठीक करना, बनाना। तो रेडियो के पार्ट्स से कनेक्टेड। तो वो मेरे को, उसको बैकलाइट मोल्डिंग बोलते थे, तो वो मेरे को थोड़ा कम पसंद था। तो मैं कोई अपनी मर्ज़ी का काम ढूंढ रहा था जिसमें कि मेरे को अच्छा लगे, पैशन मेरा ऐसा लगा मेरा है नहीं वो मेरे को। तो इन द मीन टाइम मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली ट्रांसपोर्ट का काम शुरू करने के लिए। 3 साल मैंने वो फैक्ट्री चलाई। 1981 में मैंने ट्रांसपोर्ट का काम अपने एक दूसरे अंकल के साथ में शुरू किया। 4-5 साल आपने? 3 साल वो फैक्ट्री चलाने के बाद एक्सप्लोर करा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस। फिर वो फैक्ट्री मैंने बेच दी और फिर मैंने ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस शुरू कर लिया। और ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस शुरू किया, 2-3 साल ऐसा लगा यार बहुत गलत डिसीजन ले लिया ये तो, कि फैक्ट्री अच्छी थी, इससे अच्छा तो, क्योंकि 2-3 साल बाद हमको ट्रांसपोर्ट में कुछ ज़्यादा रेवेन्यू नहीं मिला, थोड़ा सा थोड़ा मज़ा नहीं आया, कठिनाई आई थोड़ी। तो 1983 में मारुति आ गई इधर इंडिया में। अच्छा। तो 1983 में गवर्नमेंट कंपनी होती थी मारुति शुरू करी। तो उस टाइम में अगर सही से याद करूँ तो संजय गांधी जी थे। हाँ, संजय, उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन था और उनका बहुत। हाँ। तो 1983 में लक ने हमारा साथ दिया और वो टेंडर होता था उस टाइम, गवर्नमेंट का टेंडर होता था हर काम के लिए। तो वो टेंडर था, तो क्योंकि ट्रांसपोर्ट की नॉलेज इतनी नहीं थी तो मैंने टेंडर गलत भर दिया, कम रेट भर दिया मैंने। अंदाज़ा 5 लाख रुपए का काम था, मैंने 4.5 लाख रुपए भर दिया। अच्छा। तो ऑब्वियसली जब कम रेट था तो वो टेंडर हमको मिल गया। तो मिल गया तो फिर अब क्या करें, बाद में पता लगा ये तो कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन कैसे भी करके हमने वो टेंडर उसका पूरा कर दिया, कमिटमेंट पूरा कर दिया। कमिटमेंट पूरा करने से वो सब बड़े इंप्रेस हो गए, मारुति के जो ऑफिसर्स वगैरह थे, उनको बड़ा अच्छा लगा और हमको भी अच्छा लगा कि चलो हमारा कमिटमेंट पूरा हो गया है। तो ऐसे 1983 से फिर जर्नी शुरू हुई और फिर 1983 में मारुति कार बन गई और फिर उनको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती थी। उससे पहले कार चल के जाती थी जी रोड पे। मारुति ने चाहा कि हमारी कार ट्रक पे जाए, 0 माइलेज से हम कस्टमर को गाड़ी दें। अच्छा। तो फिर उन्होंने ट्रक बनाने को बोला, वो ट्रक हमने बनाए 1983 में। और उसके बाद क्योंकि 1983 में मारुति ग्रोथ शुरू हो गई और खूब कारें बनने लगी और खूब ट्रक की शॉर्टेज रही, तो फिर उसके बाद हमारा ये ट्रैक वन वे ही चला कि भाई और ट्रक लाओ। हम मेहनत करके ट्रक बनाते रहे और मारुति को सप्लाई करते रहे। तो ऐसे हमारी जर्नी फिर ट्रांसपोर्ट शुरू हुई। मतलब कहने का ये है कि 1983 से हमको लगा कि हमको मन मुताबिक काम अब मिल गया। तो इस काम में आपको मज़ा आया? इस काम में हमको बड़ा मज़ा आया। तो ट्रक सप्लाई कर रहे थे, मतलब जो आप उनको गाड़ियाँ उनकी ढो रहे थे? हाँ, उनकी गाड़ियाँ हम दिल्ली से बॉम्बे, जैसे उनका सबसे पहले बॉम्बे खोला डीलरशिप, तो दिल्ली कार कैरिंग का था। कार कैरिंग का काम करते थे। वो आज भी हम करते हैं? वो आज अब हम नहीं करते, अब हमने बंद क्योंकि मैंने देखा है कि कार कैरिंग की अलग डिफरेंट कंपनीज बिल्ड हो चुकी हैं। अब हमने बंद कर दिया है। अब हम उस सेक्टर को हमने 4-5 साल पहले हमने उसको बंद कर दिया। अच्छा। क्योंकि उसमें हमारे को उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा था, तो मतलब एक्सपर्टाइज हमारी दूसरी जगह चली गई थी ज़्यादा, तो वो हम छोड़ दिया था हमने 4-5 साल पहले। तो मारुति वाज ए बिगनिंग, मारुति का कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हैं, मारुति का कॉन्ट्रैक्ट जो लकीली मिला था, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलते हैं, वो वाला काम हो गया था।
कम रेट भर के कॉन्ट्रैक्ट में आके फिर मारुति से जुड़ गए थे। तो मारुति के लोगों को आइडिया था कि आपने कम रेट में काम कर रहे हो? हाँ, कर दिया था, उनको था, उनका सॉफ्ट कॉर्नर हो गया ना हमारे प्रति। हाँ, फिर तो वो उन्होंने आपका सॉफ्ट कॉर्नर का वो बाद में कहीं ना कहीं एडवांटेज मिला होगा रिलेशनशिप बिल्ड करने में। और नेचुरली तो नेक्स्ट डाइवर्सिफाई कैसे हमारा हुआ सर? तो मारुति का तो वन वे ऑर्डर था जी, वो ट्रक लाओ, शॉर्टेज इतनी थी जी, तो उसमें काम करते रहे। फिर अपना जैसे जैसे कस्टमर कहता रहा, जो कस्टमर फिर करते रहे, जैसे जैसे कस्टमर कार बॉम्बे लेके जाते थे, फिर वहाँ से ऑफिस खोल लिया बॉम्बे में वापस माल लाने के लिए। ऐसे ही बेंगलोर कार जाती थी, फिर बेंगलोर से ऑफिस वापस माल लाने के लिए ऑफिस खोल लिया, वहाँ से बुकिंग शुरू कर दी बेंगलोर टू दिल्ली। तो ऐसे हमारा एक्सपेंशन होता रहा। तो जर्नी में सर दो चीज़ें हैं, एक तो कस्टमर साइड हुआ और आपको ग्रोथ मिला, ब्लेसिंग और डिस्गाइज हुई, लेकिन साथ साथ जिस तरीके से आपने ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया है, तो उसका जो विचार, उसकी सोच, वो सपना तो जरूर लेके आप चल रहे होंगे। हाँ, ये तो था, सपना तो था कि भाई बड़ा काम करना है, बड़ा आदमी बनना है, ये तो मन में कहीं इच्छा थी। क्योंकि जो हमने आपको बताया कि हमारे फोर फादर्स भी बड़े बिजनेसमैन थे। पूरे हमारे 1950-60 में ऑल ओवर इंडिया आड़त का काम होता था, आड़त में हमारी ब्रांचेस थी। तो हमारा विज़न तो हमारे फोर फादर्स का दिया हुआ था, भी बड़ा काम करना है हमको। सर आपने ये किताब लिखी है कहावतों से कामयाबी की ओर, राइट? तो ये एक अपने आप में आपका अपना मैनेजमेंट की गाइडलाइंस है। बिल्कुल ठीक है, आपने अपने हिसाब से उस चीज़ को परोया है। अब आप इतने बिजी समय में कैसे टाइम निकाल पाए किताब में? मैंने कोई टाइम नहीं निकाल पाया इसमें। जब कोविड हुआ था तो घर पे खाली बैठे थे जी, तो घर पे खाली बैठे थे, तो उस टाइम मैंने ये बुक लिख दी। तो बुक लिखने का भी एक कारण था कि मेरा जो एम्प्लॉयज़ है उनसे बहुत वास्ता पड़ा है। मतलब हमारे पास आज भी 5000 आदमी काम करते हैं, और कितने ही आदमी हमारे पास आए और चले गए और अच्छा काम कर रहे हैं। काम करने के 50,000 लोग आए, रोटेशन 50 लोग रोटेशन। तो उसमें मैंने देखा कौन आदमी तो सक्सेस हो रहा है और कौन आदमी फेल हो रहा है, और जो फेल हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और उसका कोई अच्छा आदमी फेल हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो मेरे को वो बड़ा बुरा लगता था कि कोई अच्छा आदमी है और थोड़ी सी गलती कर रहा है और फेल हो रहा है। तो उन सबको रिमाइंडर देने के लिए, उन सबको समझाने के लिए कि गलत ट्रैक पे नहीं चलना है, सही रहना है, उसके लिए मैं ये बुक उन लोगों के लिए माइंड में रख के लिखने की कोशिश करी थी मैंने। तो ऐसे कोई उदाहरण अगर आपके दिमाग में आते हैं कि गलत जगह में नहीं जाना, और सही ट्रैक पे रखना, तो आज का जो हमारे नौजवान लोग हैं, आपके कंपनी में भी लगातार ऐसी भर्ती होती है, काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप उनको सुधारने की कोशिश करते हैं? आज हर आदमी जल्दी में है जी, वो जल्दी से कामयाबी नहीं मिलेगी, काम खराब होगा। हर आदमी जल्दी में है, और उसकी मेरे को लगता है कसूर भी नहीं है जल्दी में क्यों है। टीवी पे, फिल्मों में इतना दिखा दिया है, इतनी गाड़ियाँ, इतनी मोटरसाइकिल, इतने होटल, इतने सबके अरमान जगा दिए हैं। सपने बहुत जल्दी बना लेते हैं, सपने बहुत जल्दी बना दिए हैं सबके। तो वो सपनों को पूरा करने में, सपने तो बना दिए, जगा दिए, लेकिन ये नहीं समझा पाए कि इसको टाइम लगेगा अचीव करने में। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सच्चाई से काम करते रहोगे, ईमानदारी से काम करते रहोगे, तो ही ये सब अचीव कर पाओगे। ये थोड़ा कम्युनिकेशन गैप है, उस कम्युनिकेशन गैप को भरने की कोशिश करी है मैंने थोड़ा। तो क्या हम ओम लॉजिस्टिक की संस्कृति में इसको फॉलो करते हैं? हाँ, बिल्कुल फॉलो करते हैं। हम समझाते हैं सबको बार बार कि मेहनत से काम करो, ईमानदारी से काम करो, कायदे से रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, अनुशासन में रहो। और ये बातें हम बार बार अपने आदमियों को समझाने की कोशिश करते हैं। और बड़ा दुख होता है कि आदमी अच्छा काम कर रहा है, थोड़ा सा उसने करप्शन कर लिया और उसके बाद उसका करियर ख़त्म हो गया। तो उसको यही समझाने की बजाय गलत काम में, हेरा फेरी के काम में दिमाग नहीं लगाना है। इतना ही दिमाग आप अपने जो काम कर रहे हो उसमें लगाओगे तो आपकी सैलरी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप 2-3 साल में डबल ट्रिपल होते चले जाओगे। ओम लॉजिस्टिक में हमारे पास ऐसे बहुत आदमी हैं जो शुरू से 81, 82, 83 से हमारे साथ हैं, फाउंडिंग टाइम से। आज उनकी तनख्वाह मान लो उस टाइम 500-700 हज़ार रुपये थी, और आज 5-5-7-7-10 लाख रुपए है। तो ये है हमारे पास में एग्जाम्पल। तो कंसिस्टेंसी और स्लो एंड स्टडी, वो उन्होंने एग्जाम्पल क्रिएट किया है। और मेहनत और ईमानदारी का और कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो आपने अपनी किताब में लिखा है, इफ़ यू वांट टू गो फास्ट यू कैन गो अलोन। बहुत तेज जाना है तो अकेले जा सकते हो, और बहुत ऊंचा जाना है तो लोगों को साथ में लेके जाना होगा। बिल्कुल। अगर आप चाहते हो तेज भागना
तो आप एक लिमिट तक ही जा सकते हो, लेकिन अगर आप टीम वर्क करना जानते हो, सबको साथ लेके चलना जानते हो, भाई क्रिकेट के मैच में जी कप्तान सारा काम तो अकेला तो नहीं कर पाएगा ना, उसको मैच जीतना है तो कैसे बॉलर को साथ लेना है, कैसे विकेट कीपर को साथ लेना है, कैसे बैट्समैन को साथ लेना है, टीम वर्क करोगे तो आप ज़्यादा ऊंचाई को छू सकते हो, ये मतलब है कहने का। ओम लॉजिस्टिक्स में हमारे एचआर डिपार्टमेंट में हम ऐसा कुछ कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हैं सर, टीम बिल्डिंग का? हाँ, हम दुनिया भर की ट्रेनिंग करते हैं। हमने एक अपना कॉर्पोरेट वहाँ पर जमालपुर में हमने ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है जी, और इसी काम के लिए हम बार बार ट्रेनिंग देते हैं, ड्राइवर को ट्रेनिंग देते हैं, बार बार सबको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई आप सही ट्रैक पे रहो, राइट ट्रैक पे रहो, भटको मत और तरक्की करो। आपने ड्राइवर का जिक्र किया, वहाँ से एक मेरे मन में सवाल आ रहा है। हाँ। आज हिंदुस्तान में ड्राइवर्स की, चालक्स की, वाहन चालकों की बहुत कमी है। हाँ। और उसके चलते हमारी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट कर रही है, उत्पादकता हमारी कम हो रही है और बहुत सारे गाड़ी खड़े रहते हैं, नहीं चल पा रहे हैं और उनका एसेट लॉस हो रहा है। तो हम इतने 6000 ट्रक्स मैनेज कर रहे हैं, हाँ। तो वो हम ड्राइवर्स के लिए क्या खास करते हैं और ड्राइवर की क्या चुनौतियां हैं, ओम लॉजिस्टिक के हिसाब से भी बताइए सर और इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में भी बताइए। ड्राइवर का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है, उसमें अगर वो सिर्फ शराब ना पिए तो वो मतलब अच्छे पैसे कमाता है। मतलब आज जब भी मैं खुद ड्राइवर्स को हैंडल करता था आज से 15-20 साल पहले, तो जो ड्राइवर शराब नहीं पीता था वो साल में 2-3 एकड़ ज़मीन अपने गांव में खरीद लेता था, इतने पैसे कमाता था बड़े आराम से। लेकिन जो एक शराब एक ऐसी चीज़ थी जिसने कि ड्राइवर्स को ख़राब किया, नालायक बनाया, झूठा बनाया, लेकिन कमाई ड्राइवर की हमेशा अच्छी रही है। तो इनकम अच्छी है, हाँ, लेकिन अनुशासन नहीं होने से या सेल्फ कंट्रोल नहीं होने से शराब सबसे बड़ा दुश्मन है ड्राइवर का। जो ड्राइवर शराब नहीं पीता वो कामयाब है। मुझे आप एक भी ड्राइवर ऐसा नहीं दिखा पाओगे जो शराब ना पीता और कामयाब ना हो। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए आपके तजुर्बे के हिसाब से क्या करा जा सकता है? ड्राइवर को बहुत समझाते हैं शराब नहीं पीना और ट्रेनिंग करते हैं, हर बार उसको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं और मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अगर शराब ना पिए तो विन विन सिचुएशन फॉर ऑल है। उसके घर वालों के लिए अच्छा है और उसके हमारे लिए अच्छा है, कंपनी के लिए अच्छा है। हालांकि इस शराब की जो बीमारी है इसमें कमी आई है जब से मोबाइल फ़ोन आए हैं। अच्छा, तो दूसरा एडिक्शन मिल गया है? नहीं, एडिक्शन नहीं मिल गया। वो जो घर पे ड्राइवर टच में रहता है ना, जो अपनी बेटी से बात करता है, पप्पा जल्दी आ जाना, उसके बाद शराब में और एक्सीडेंट, एक इमोशन उसका जोड़ा रहता है परिवार के साथ। हाँ, और वो अब तो लाइव बात कर लेता है घर से, वीडियो कॉलिंग हो जाती है। तो इसका एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है कि शराब ड्राइवरों की कम हो गई है। तो जनरली हमें कम मिलता है देखने को, हम मोबाइल के लिए हमेशा कोसते रहते हैं, लेकिन ये यहाँ पे एक अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। वो जो अपने बच्चों से टच में रहता है ना, वो जल्दी से जल्दी तो उसको ट्रिप मार के घर आके कोशिश करता है, पैसे बचाने की कोशिश करता है और इन सब चक्करों से दूर रहने की कोशिश करता है। तो मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ सर हमारे डिस्कशन को। लोगों को साथ में लेके चलना, उसके साथ साथ आप जगह जगह पे ओम लॉजिस्टिक्स को डाइवर्सिफाई करते गए, एक्सपांशन करते गए, उसके और टेक्नोलॉजी को भी एक आपने अडॉप्ट करा। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपके साथ शुरू रही होंगी, वो आज एक्सटिंक्ट है, मतलब जो है इररिलेवेंस हो गई, सरवाइव नहीं कर पाई। उसके पीछे शायद मेरे को लगता है एक कारण तो ये है कि हम कस्टमर जो चाहता रहा वो करते रहे। जैसे फॉर एग्जांपल मारुति ने बोला जी एक दिन 1994-5 में कि भाई आज से हम जस्ट इन टाइम चाहिए, हमारे को जस्ट इन टाइम चाहिए का मतलब है कि हम वेयर हाउस आप अपने पास रखो और हम अपने फैक्ट्री के अंदर वेयर हाउस नहीं रखेंगे, जस्ट इन टाइम जिस टाइम चाहिएगा आपसे मटेरियल लेंगे हम। तो उस टाइम मान लो 10 ट्रांसपोर्टर थे, 10 में से 8 ने मना कर दिया, भाई हम ये काम नहीं कर पाएंगे, हम तो ट्रांसपोर्ट का काम जानते हैं। लेकिन हमने ये काम कर लिया और उसी की वजह से लगता है कि हम मारुति के साथ बहुत आगे चले गए, आगे बढ़ गए। तो आपका कस्टमर सेंट्रिक होना और कस्टमर के ऊपर डिपेंड रहना, और आपने सोल्यूशन ओरिएंटेड काम लिया। जनरल मारुति है, जनरल मोटर है, इन लोगों से हमने बहुत सीखा क्योंकि टेक्नोलॉजी में आगे थे। इन्हीं के साथ हमने भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने का अपना प्रयास किया और इनके साथ जुड़ते रहे और जो ये कहते रहे हम करते रहे। तो जनरली एक ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टेशन ले, खासकर 90s का और 80s का और 2000 का, तो माइंडसेट बहुत लिमिटेड था। वो ट्रांसपोर्ट और गाड़ी चलाने के बियॉन्ड सोच नहीं पाते थे। तो वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
नहीं, वो तो मैंने आपको बताया ना, हम चाहते ही थे बड़ा काम करना, बड़े बड़े बनना, बड़ा काम करना, तो उसी का हम तो अपॉर्चुनिटी देखते थे इसको जी। तो इसलिए हम इसको हम इसमें आगे बढ़ पाए। हम तो चाह ही रहे थे कोई हमको बोले कि ये भी करो, हमने किया। टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी नए क्या हम सोच रहे हैं हमारे होम लॉजिस्टिक्स में, या लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या करना चाहिए, या नए इंटरप्रेनर्स को, या पुराने जो ऑलरेडी एक लेवल नहीं पहुंच पाए हैं अभी तो देखो उन्हें क्या करना चाहिए टेक्नोलॉजी के? सारा काम टेक्नोलॉजी कर रही है, अब तो सब काम टेक्नोलॉजी करेगी। डिजिटलाइजेशन हो चुका है, हर चीज़ का हमको रियल टाइम पता है कि कौन सा पैकेट कहाँ पर है, कौन सा पार्सल कहाँ पर है, कौन सा ट्रक कहाँ पर है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ टेक्नोलॉजी कर पाएगी जितना आज कर रही है। फिर तो एक ही काम रह जाएगा, वो पार्सल भी कंप्यूटर में डाल दो और पार्सल वहाँ से निकल जाएगा। वो तो कभी नहीं हो सकता। वही रह जाएगा, उसके अलावा तो कुछ रह नहीं जाएगा। कहीं पे मैंने पढ़ा तो बाकी सब तो टेक्नोलॉजी में आ गया है। राइट, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि लॉजिस्टिक्स एक ऐसी चीज़ है, टेक्नोलॉजी कितना भी आएगा, राइट, बट लॉजिस्टिक रियल है। हाँ, वो फील कर सकते हो, आपको हाथों से ले जाके देना पड़ेगा, वही मैं कह रहा या हूँ, गाड़ी से ले जाके देना पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूँ। अभी 99% जो है काम वो टेक्नोलॉजी हो गया है और 1% ट्रांसपोर्टेशन रह गया हमारे पास। जी, न्यू स्टार्टअप कंपनी इंडिया में बहुत सारी आई हैं और उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करा है, और हमारी जैसी आपकी जैसी कंपनियां और बहुत सारी तो नहीं है, लेकिन हैं जो मार्केट में उतने ही रिलीवेंट हैं और ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं और ज़्यादा रिलीवेंट हुए हैं। तो उसका क्या कारण है, क्या चीज़ आपने अडॉप्ट टेक्नोलॉजी थी ना उनके पास, टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो कंपनियां थी वो थोड़ा आगे आ गई हैं। उनके पास टेक्नोलॉजी थी, वो कस्टमर को समझा पाए कि हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके आपको डेली का डेली MIS दे देंगे, बता देंगे आपका कैसा मटेरियल कहाँ पड़ा है, क्या नहीं पड़ा है। तो उसके समझाने से टेक्नोलॉजी उन्होंने कस्टमर को तो पकड़ लिया, लेकिन वो रेट कम नहीं कर पाए जी। वो सब जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनी है लॉस कर रही है, प्रॉफिट कोई नहीं कर रही है। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो कब तक सर्वाइव करेंगी ये नहीं मालूम, लेकिन वो सब उन्होंने अपनी जगह बना ली है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, 1000 कंपनी फेल हुई है तो खाली 2 कंपनी कामयाब हुई हैं टेक्नोलॉजी में जी, लॉजिस्टिक में। तो हमारे क्या इंस्पिरेशंस है नेक्स्ट टेक्नोलॉजी को लेके, और जो कम्पिटिटिव मार्केट है हम कैसे फाइट बैक कर रहे हैं? हम तो सीख ही रहे हैं इनसे टेक्नोलॉजी और ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करे जा रहे हैं। आज हमारा मेजर खर्चा जो टेक्नोलॉजी का 10% तक हम अपने रेवेन्यू को टेक्नोलॉजी में खर्च रहे हैं आज की तारीख में। तो होम लॉजिस्टिक्स अपना टोटल बिजनेस में 10% का बजटिंग करके चल रहे हैं। 5 to 10% का 5 to 10% आजकल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी वाले लेके जा रहे हैं आजकल इतना पैसा, जबकि पहले तो हमारा क्या था, फ्यूल ही था हमारा खर्चा तो मेन, अब टेक्नोलॉजी भी मेन खर्चा है हमारा। तो जैसे आपने ये लिखा है पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख जेब में माया, घर में माया या जेब में माया, और तीसरा सुख सुखी परिवार। हमने सदियों से यही कहावतें चली आ रही हैं, सदियों से यही कहावतें चली आ रही हैं। ये तो खाली एक रिमाइंडर है कि भाई आपको ये सबको ध्यान रखना चाहिए कि पहला सुख निरोगी काया सुखी होगी जब भी फायदा होगा ना, जब भी आप मजा ले पाओगे ना पैसे का, दुनिया का, नहीं तो क्या करोगे अगर आप फिटनेस नहीं है तो आपके पास। तो आपका अपना ऑब्सेशन क्या है, आपका जुनून क्या है इन तीनों में से? तीनों चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। माया को आप जुनून मानते हैं, निरोगी काया को जुनून मानते हैं, परिवार के सुख को जुनून मानते हैं, कैसे बैलेंसिंग करते हैं तीनों? करते हैं तो सभी चीज़ें चाहिए, काया भी चाहिए, माया भी चाहिए, परिवार भी चाहिए जी, सभी चीज़ें चाहिए, सबकी बैलेंसिंग चाहिए। अगर आप, मैं तो कंपनी में भी हर एक को बोलता हूँ, अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखोगे, अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रखोगे और कंपनी का ध्यान नहीं रखोगे, तीनों का बराबर ध्यान नहीं रखोगे तो आप कामयाब नहीं हो। आप तीनों चीज़ों का ध्यान रखोगे तो भी आप कामयाब हो। खुद की हेल्थ, फैमिली और कंपनी, तीनों का बराबर ध्यान रखना पड़ेगा। आपने एक नया शब्द भी मैंने सीखा आपकी ये बुक पढ़ने के बाद कि आत्मवान बनो। आज के युवाओं के लिए आपने लिखा है आत्मवान करिए, बनिए। आत्मवान से आप क्या तात्पर्य है आपका? भाई पहले एक कहावत होती थी, चल गई दुकानदारी तो क्या करेगी थानेदारी। थानेदार का मतलब उस टाइम राजा, थानेदार सीधा राजा को रिपोर्ट करता था। चल गई दुकानदारी तो क्या करेगी थानेदारी मतलब नेक्स्ट टू राजा जी। तो आज का जो मतलब जॉइंट सेक्रेटरी, आज के जो सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है, उस पावर है वहाँ, वो पावर का आदमी। तो मतलब दुकानदारी मतलब अपना जो काम जो है, जो कर रहे हो, खुद का बिजनेस जो है, खुद का जो बिजनेस है, तो उसके आगे थानेदारी भी कुछ नहीं है मतलब जी। और वो आप फक्र से करो। जैसे किसान है, वो खेती करता है, तो उससे बड़ा कोई काम ही नहीं है कि ज़मीन में से
अनाज उगाता है, सबको खिलाता है, मतलब बहुत बड़ा आत्मविश्वान होना चाहिए उसको कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, ये कहना चाह रहे हैं। सेल्फ प्राइड है, और ये मैंने नहीं, आत्मवान बनो, ये गीता में जगह जगह है कि गीता में जगह जगह लिखा है कि आत्मवान बनने से जो भी काम करो फक्र से करो, अपने ऊपर जी फक्र से करो। तो ये सक्सेस फार्मूला है लाइफ का। कोई काम छोटा नहीं होता, आप जो करो उसको पूरी निष्ठा के साथ करो, एक्सीलेंस करो उसमें, और आत्मविश्वास, ये कह सकते हैं आप। तो आपने इतना, ये 6000 ट्रकिंग की कंपनी, 750 ब्रांचेस, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सर हमारा कितना होगा? 5000 अराउंड 5000 प्लस वर्कफोर्स काम कर रही है। और अभी क्या कसर बाकी है आपको आपके सपनों में? अभी तो ये इंडिया की, अभी तो बोलते हैं पार्टी अभी शुरू हुई है। हाँ, तो अभी तो इंडिया ने नंबर 3 आना है अगले 3 इंडिया साल की पार्टी शुरू हुई। लॉन्ग लॉजिस्टिक की पार्टी कहाँ है? इंडिया से रिलेटेड तो है। अगर इंडिया तरक्की करेगा तो हम भी तरक्की करेंगे। बाहर की कंपनियां जो होती हैं, इंडिया से बाहर की जो कंपनियां हैं, लॉजिस्टिक कंपनियां, से फेडेक्स है, DHL है, ये लाख 2-2 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है। लाख 2-2 करोड़ रुपए इनकी टर्नओवर है साल की। तो इंडिया में तो इसको बाकी है अभी। तो इंडिया की पार्टी अभी शुरू हुई है। पार्टी तो अभी शुरू हुई है। और हम आपके सपनों से सपना देख सकते हैं कि हम लॉजिस्टिक्स फेडेक्स को बीट करना चाहते हैं। हम किसी को बीट नहीं करना चाहते। सुनो, हम तो अपना काम हर साल ये मिठाई खिला के, मिठाई खाना खिलाना, एक मैं आपको बताता हूँ। मिठाई क्या है सर, बताइए। ये बताता हूँ मैं आपको, पहले मैं अपनी पूरी बात कर दूं एक जी। कि हम तो अपना ही हर साल 10-20% ग्रोथ अपना ही इंप्रूवमेंट करके करना चाहते हैं। हमें किसी और से कोई मतलब नहीं है। खुद से हम कम्पीट करते हैं, खुद से बेहतर बनना हमारा जुनून है। हाँ, हमारे कंपनी में हम मिठाई खाते खिलाते हैं। मिठाई खाते हैं और मिठाई खिलाते हैं। ये वो वाली मिठाई जिससे डायबिटीज़ नहीं होती। वेरी नाइस। हाँ, इस मिठाई की डेफिनेशन है M फॉर मोटिवेशन। खुद को भी मोटिवेट रखना है, अपनी टीम को भी मोटिवेट रखना है। मिठाई का M फॉर मोटिवेशन। I फॉर इनोवेशन, नया तरीका ढूंढना है, काम को इजी करने का, सिंपल करने का, फास्ट करने का। तो मिठाई को आपने स्पेल आउट किया है। M फॉर मोटिवेशन, I फॉर इनोवेशन। हाँ, T फॉर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है ज़्यादा से ज़्यादा। वेरी नाइस। मिठाई का अगला पार्ट है टेक्नोलॉजी। हाँ, MITT। राइट। और अगला M फॉर मोटिवेशन, I फॉर इनोवेशन, T फॉर टेक्नोलॉजी, और अगला T है ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी, दोनों को साथ रखा। हाँ, ट्रेनिंग का ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब हम चाहते हैं कि अब हमारा जो एम्प्लॉई है वो अपने नेक्स्ट एम्प्लॉई को ट्रेनिंग दे ज़्यादा से ज़्यादा जी, और उसको अपग्रेड करे। ट्रेनिंग लेना और देना, आगे भी ट्रेनिंग पास करना, आपने सीखना भी है और दूसरों को सिखाना भी है। हाँ, ये मिठाई का पार्ट है। हाँ, H फॉर आगे हार्ड वर्क। हाँ, हार्ड वर्क का अलावा और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, है। क्या ब्यूटीफुल। हाँ, एंड ऑनेस्टी, ईमानदारी। राइट। अब H के 2 फॉर्म हो गए, हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। हाँ, और A फॉर अग्रेशन होना चाहिए काम। राइट। करने की इच्छा होनी चाहिए, मजबूती से करना है। एक कबीर जी का दोहा है जी, पंथ पपलिका उड़े तो समुद्र पार कर जावे। जी, पंथ पपलिका एक छोटे पक्षी को बोलते हैं जो वो उड़ने की तमन्ना रखता है और समुद्र को पार कर जाता है। छोटा पक्षी अगर तमन्ना है तो समुद्र को पार कर सकता है। और गरुड़ की इच्छा नहीं है, वो पेड़ पे ही बैठा रह जावे। बड़ा है पक्षी वो। हाँ, वो और मन में इच्छा नहीं है। एक ही फ्लाइट में पार कर सकता है, लेकिन वो कहता क्या करूंगा उड़ के मैं, वो कंफर्ट जोन में रहता है। कंफर्ट जोन। तो आदमी को क्या चाहिए? एग्रेशन चाहिए। एग्रेशन चाहिए। तो एग्रेशन बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट जी, इम्प्लीमेंट करना। जो सारे पॉइंट्स है उसको इम्प्लीमेंट करो। ये तो बहुत ही अच्छी लर्निंग है मिठाई का सर। हाँ, तो मिठाई रोज हम चाहते हैं, रोज अपने एम्प्लॉयज़ को खिलाते हैं और खुद खाते हैं। मिठाई, मोटिवेशन, इनोवेशन, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, एग्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अबव पॉइंट्स। हाँ, जो भी आपने ये मिठाई को कंटिन्यूसली इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, ये मतलब डेली खाना है, डेली खाना खिलाना है। हाँ, कोई डायबिटीज़ नहीं होगी। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल है और कोई भी समझ सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। फैंटास्टिक। आपने ऐसे ही और भी बहुत सारी कहावतों के बारे में जो आपको मन करता है कि आपका बहुत टफ टाइम कभी लाइफ में आया हो। आता है हर किसी को, और जब आप बड़ा करते हैं तो बड़ी कठिनाइयाँ भी आती हैं। तो आपको कौन सी कहावतों ने
या कौन सी कहावत ने सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया और आपने वो सोल्यूशन वहाँ मिल गया? ऐसा कोई वाकया अगर आपको याद आता हो? नहीं, ये तो मैंने इसमें लिखा ही है ना, 19 कहावतें लिखी हैं इसके अंदर, जो कि बहुत सिंपल हैं। इसमें हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब हौसला रखना पड़ेगा जीवन में, करेज चाहिए, करेज चाहिए आप कुछ भी काम करने के लिए। ये इसकी हर कदम पे जरूरत पड़ती है कि हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं यार ये करें या ना करें, तो उसमें हौसला रखना पड़ता है कि हम कर सकते हैं, हम करेंगे, हम होंगे कामयाब। तो ये हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा, हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा, मद्दे खुदा, जो हिम्मत रखता है उसका भी भगवान उसकी मदद करता है। हाँ, यही मतलब सर? बिल्कुल बिल्कुल। गॉड हेल्प टू दोज हु हेल्प फॉर देमसेल्व्स, ये सक्सेस फार्मूला है। आपने को हमेशा हिम्मत रखनी पड़ेगी, हौसला रखना पड़ेगा। हौसला एक बहुत ही शानदार वर्ड है जो कि आपको ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी रखना चाहिए। जैसे आपने हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लकी होने के लिए भी हार्डवर्क होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरली लकी, भाग्यशाली तभी हो पाओगे जब आप मेहनत करते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी आदमी आपको वर्ल्ड में नहीं मिलेगा जिसने मेहनत ना करी हो और कामयाब हुआ हो। एक भी आदमी नहीं मिलेगा ऐसा। सबके सक्सेस, जो भी सक्सेस आदमी है उसको आप देखोगे तो उसने रात दिन खूब मेहनत करी होगी। इसके बगैर कल्याण नहीं है। हाँ, बिना उसके नहीं होता। शॉर्टकट तो कुछ दिन के लिए चल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक कहावत मेरे को भी याद आ रही है, आपने कहा बोला काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है। तो आप शॉर्टकट एक बार चलेगा, हर बार नहीं चल सकता है। हाँ, तो लाइफ इज़ वेरी सिंपल। राइट, आप लाइफ सिंपल है, हम खुद ही उसको कॉम्प्लिकेट बनाते हैं। अगर हम अपने देसी प्रिंसिपल्स पे चलें, जैसे यही है पहला सुख निरोगी काया जी, उसको मेंटेन करें, सुबह जल्दी उठें, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, सदियों से सुनते आए हैं, सदियों से लिखी हुई है। इससे बड़ा कोई सक्सेस फार्मूला ही नहीं है। आप इसको इम्प्लीमेंट कर लो लाइफ में, राइट, बहुत अच्छा है। तो ये सब ऐसी सिंपल कहावतें हैं सारी, जो कि एक रिमाइंडर है कि हम भी ये सिंपल फार्मूलों पे चलो, लाइफ बल्ले बल्ले है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सर ये कि जब आप कोई करके दिखाया है और वो उसमें बिलीव कर रहा है, हाँ, तब उसका एक इम्पैक्ट डिफरेंट हो जाता है। अदरवाइज वो शायद किताबी रह जाती हैं। नेचुरली। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा जो यूथ है या आज के ज़माने में, हम पुरानी चीज़ को अपनाने में या इन कहावतों की, जब हम बुक की बार बार मैं ये बात कर रहा हूँ, कहावतों से कामयाबी की ओर, और इसको अगर हम देखेंगे तो ये शायद सबके एक जॉइंट फैमिलीज़ में हमारे पूर्वज हमको बताते रहते थे। बिल्कुल। लेकिन आज हम आपने उसको मॉडर्न मैनेजमेंट में उतार दिया है। बिल्कुल, राइट। यही चाह है कि भाई आत्मवान बनो, सब्र रखना पड़ेगा, आत्मवान बनना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जो चाहे मिल जाएगा, लेकिन वक्त से मिलेगा। हमारे गीता में तो ये लिखा है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो आपको फल जरूर मिलेगा। वो अलग बात है कि आज का आज फल मिलेगा, 1 महीने बाद मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा, या गीता तो कहती है इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर। लेकिन जो कर्म आप करो वो पूरी कर्मठता से करो, कि आपको कोई ऑप्शन नहीं बचेगी भाई इसमें ये बेहतर करने की जरूरत है। विजन और पैशन, विजन होना चाहिए, पैशन होना चाहिए अपने काम के प्रति। जो भी काम करो खुश होकर करो, तभी आप उसमें कामयाब होंगे और आपको फील गुड फैक्टर आएगा। आप परेशान होगे, रोते रोते काम करोगे, तो उसमें वो कहावत है ना, रोते रोते जाएगा मरे की खबर लाएगा। क्या? रोते रोते जाएगा मरे की खबर लेके आएगा। तो वो काम नहीं करने का, खुश होकर करने का। लेकिन अगर आपको अपने मन मुताबिक काम नहीं मिल रहा है तो भी काम तो करना पड़ेगा। काम करके आप अपना मन मुताबिक काम ढूंढते रहें, ये भी सक्सेस फार्मूला है। मैंने जो अपना देखा है, जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, या एक कह सकते हो हमारी एक सोचने का ये भी तरीका है कि जिस एम्प्लॉयज़ को जो काम अच्छा लगता है हम उसको उसी में प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। अब राइट पर्सन टू राइट प्लेस और राइट वर्क। हाँ, किसी को अपना भागा दौड़ी का काम पसंद है तो उसको वो काम देने की, किसी को डेस्क पे बैठ के काम करने का पसंद है तो वो करने की कोशिश करते हैं, किसी को फ़ोन पे ही काम करने का पसंद है, कोऑर्डिनेशन करना है, वो करते हैं। तो जो एक हमारे पास आदमी होता था अरुण शर्मा जी, वो इतने फ़ोन सुन लेता था, शाम तक कोई दूसरा सुने तो शाम तक मर जाए। क्या? लेकिन उसको पैशनेट था वो। 3-4 फ़ोन रखे होते थे, एक सुनता था, एक रखता था, एक सुनता था, एक रखता था। तो उसके अंदर वही खासियत थी, तो हमने उसको वही काम दिए रखा। तो कहने का मतलब ये है कि क्या सामने वाले का टैलेंट क्या है उसको उभारने की जरूरत, टैलेंट को पहचानना, टैलेंट को उसी के मुताबिक उसको काम में लगाना, ताकि वो काम में लगाना, प्यार से करे और खुश रहे। हाँ, आजकल के लड़के किसी को बोलेंगे इतने फ़ोन सुन ले तो मेरे ख्याल आधी घंटे में हाथ खड़े कर देता, मेरे बस की नहीं है। तो ट्रेनिंग ये ट्रिपल टी, हाँ, ट्रिपल टी जो हम काफ़ी इस पर मेहनत करते हैं।
और हम इस बात की भी परवाह नहीं करते कि हमारे यहाँ से काम सीख के आदमी चला गया, चलो चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन काफ़ी लोग के दिमाग में रहता है कि ट्रेनिंग कर दूंगा हाँ, तो ये निकल जाएगा। हाँ, लेकिन हम इसका ऐसे भी सोचते हैं, अगर हमने ट्रेनिंग नहीं करी तो मेरा काम खराब करता रहेगा। मेरा काम खराब करता रहेगा, हम ये ज़्यादा सोचते हैं बनिस्बत इसके कि हम सोचे कि वो चला गया। राइट। नेक्स्ट जनरेशन जो अभी नेक्स्ट जनरेशन कंपनी और नेक्स्ट जनरेशन लीडर, हाँ, तो उसमें आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? हमारे आपकी अपनी लॉजिस्टिक को लेके और इंडस्ट्री से, दोनों हम दो इंडस्ट्री को भी साथ में लेके बात कर रहे देखो, काम तो इजी हो रहा है दिन पे दिन टेक्नोलॉजी की मदद से। हमने जो मेहनत करनी पड़ी हमको, तो अगर ट्रक दिल्ली से बॉम्बे गया, कोई नहीं पहुंचता था तो हम तो बस पसीने पसीने हो जाते थे, यार क्या करें। अब तो बटन दबा के पता लगता है कहाँ पर है ट्रक जी। तो ईजी हो गया पहले से। अभी तो बटन दबाते हैं, बिल्टी निकल आती है। पहले तो बिल्टी भरने में सुबह से शाम तक टाइम लग जाता था दुनिया भर का। पहले तो GST 35 घंटे में ट्रक बॉम्बे पहुंच जाता है जी। पहले तो 5-7 दिन तक पता ही नहीं होता था। आज यहाँ से लोड कर दिया, पता नहीं वही पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। रोड कंडीशन का भी एक एडवांटेज मिला है। रोड हो गया ना, टेक्नोलॉजी का भी एडवांटेज हुआ है। बहुत बढ़िया रोड हो गया। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है। GST की वजह से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को मैं ये कह सकता हूँ, आज मान लो 1 करोड़ ट्रक हैं, GST लागू होने से वो 1 करोड़ ट्रक ने ही उतना काम कर दिया जितना की ग्रोथ आई है। नहीं तो इसी काम को करने के लिए 3 करोड़ ट्रक लगने थे। तो मतलब हमारी इफिशिएंसी बढ़ी है ट्रांसपोर्टेशन में, बढ़ गई है। 1 करोड़ ट्रक उतना ही काम कर रहे हैं जितना शायद वो 3 करोड़ ट्रक काम कर पाते GST हटाने से। पहले एवरेज ट्रक रनिंग 5 से 1000 किलोमीटर थी, आज एवरेज ट्रक रनिंग 10-11 हज़ार किलोमीटर है। एवरेज ट्रक 5000 पर मंथ। अच्छा, पहले 5000 एवरेज रनिंग थी जी। आज वो 10,000 से ऊपर है। 10,000 से ऊपर है, 11,000 12,000। तो हमारा ROI का इसमें एडवांटेज हुआ है। हाँ, नहीं तो सड़कों पे 3 गुना ज़्यादा फ्लीट होती जी। तो ये हमको एडवांटेज मिला है डायरेक्ट टू पोर्ट करने से और सड़कें बनने से, GST लागू होने से, और काफ़ी ऐसे और ज़्यादा सुधार की जरूरत है अभी। सर, देश का विकास और लॉजिस्टिक का योगदान, हाँ, ये तो पैरेलल चलेंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता एक आगे जाए एक पीछे जाए जी। दोनों बराबर के, रेल की 2 पटड़ी हैं, दोनों को बराबर चलना पड़ेगा। अगर विकास होगा तो लॉजिस्टिक भी होगा बेटर, लॉजिस्टिक बेटर होगा तो विकास भी होगा, लॉजिस्टिक बेटर होगा तो विकास होगा। नेचुरली अब 35 घंटे में माल बॉम्बे पहुंच जाता है, 40 घंटे में माल बॉम्बे पहुंच जाता है, वो GDP में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन हो रहा है। हाँ, बस। तो ये तो दोनों, तो ये बार बार एक पॉइंट निकल के आता है कि हिंदुस्तान में लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम, तुलनात्मक तरीके से अगर हम देखें तो ग्लोबल बाकी डेवलप्ड कंट्री और बाकी कंट्रीज के अपेक्षा में ज़्यादा है। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जो हमने काम करा है, मान लो जनरल मोटर में हम एक बार मैंने देखा कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड की जहाँ जहाँ उनकी फैक्ट्री है लॉजिस्टिक कॉस्ट निकाल रखी थी, तो इंडिया की लोवेस्ट थी। जनरल मोटर ने लॉजिस्टिक इंडेक्स में कॉस्ट निकाला तो चाइना की, अमेरिका की, इंडिया की, यूरोप की, सबकी निकाल रखी थी, लेकिन इंडिया की कॉस्ट सबसे कम थी उस टाइम। अच्छा। हाँ, और भी मैंने देखा है, बाहर भी हम गए हैं, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट वो कौन से गवर्नमेंट को कौन से उसमें इनपुट्स डालने पड़ते हैं जिससे ज़्यादा आती है, वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन हमारे स्टैंडर्डाइजेशन भी नहीं है। हाँ, जैसे ये एक कारण तो मेरे को ये लगता है, जैसे बनाना है, केला है, वहाँ 100 रुपये का है और लॉजिस्टिक कॉस्ट मान लो 8 रुपये या 4 रुपये है। हाँ, तो वहाँ हो गई सस्ती। हाँ। और यहाँ है 10 रुपये का एक केला, और हाँ, तो हो सकता है यहाँ पे 1.5 रुपये तो भी 15% हो गया। 15% हो गया। ये तो एक कारण नजर आता है मेरे को। हाँ। बाकी तो और मेरे को तो नहीं, करेंसी इंडेक्सिंग का भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का भी ज़्यादा देने का, या तो वो शायद स्टैंडर्डाइजेशन होने से हम सही जगह में पहुँच सकते हैं। बिल्कुल सही, ऐसा लगता है मेरे को तो। जी। इंडस्ट्री की जो बाकी और कंपनीज हैं या आपकी पीयर्स कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजी को लेके पीछे छूट रहे हैं, या नए ज़माने की स्टार्टअप कंपनी बड़ा काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो वो उनको कोई आप सजेशन देना चाहेंगे? भाई, टेक्नोलॉजी कंपनी मानो आजकल इसको, लॉजिस्टिक को टेक्नोलॉजी की तरह सोचो, टेक्नोलॉजी की तरह काम करो, तब तो आप सर्वाइव कर पाओगे। तो मुझे तो लगता है कि 99% टेक्नोलॉजी रह गई है, 1% ट्रांसपोर्टेशन रह गया है। हमारा काम इतना टेक्नोलॉजी से भी हो गया है जी, और आगे फ्यूचर में सब बटन दबा के चाहते हैं सारा काम। तो मुझे तो यही लगता है, टेक्नोलॉजी के अलावा तो अब तो कोई वे आउट रहा नहीं मेरे को लगता है। टेक्नोलॉजी अपने को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो ओम लॉजिस्टिक्स में से अगर आप हमें बताएंगे कुछ कि क्या क्या हम इनिशिएटिव ले रहे हैं टेक्नोलॉजी अडाप्टेशन को लेके, सारा क्या एक्सपांशन कर रहे हैं? सब कुछ रियल ऑनलाइन है, सब कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, सब काम टेक्नोलॉजी कर रही है इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ भी बोलो टेक्नोलॉजी कर रहा है, खाली
फिजिकल पेटी लोड हो रही है और जा रही है, उसको अलावा छोड़ के सब टेक्नोलॉजी कर रही है। और इवन थेफ्ट वगैरह, टेक्नोलॉजी, सब जगह कैमरे लग गए, अब थेफ्ट होता ही नहीं। पहले तो पता ही नहीं लगता था चोरी किसने कर ली, क्या कर ली। अब तो चोरी होती है, बटन दबाते हैं, पता लग जाता है कौन चोर है। तो टेक्नोलॉजी की मेहरबानी है कि जनरली ट्रांसपोर्ट का बिजनेस घर के सबसे शैतान बेटा है, कुछ नहीं किया तो उसको ट्रांसपोर्ट करा दिया। हाँ, या हम आज के टाइम में भी पूछें या पुरानी जर्नी में भी देखें कि लॉजिस्टिक्स या ट्रांसपोर्टेशन एक थैंकलेस जॉब में रहा। हाँ, कि भाई आपने 100 शिपमेंट डिलीवरी कर दिए और जो एक नहीं हो पाया वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। हाँ, तो ऐसे सिनारियों में काम करना हाँ, और फिर कंटिन्यूसली खुश रहना, हाँ, वो दोनों चीज़ों को कैसे कैसे अचीव करा जाए? ये तो यही गाना है पुराना, मैं दिल को इस मुकाम पे लाता चला गया, क्या गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जमा। इसको लॉजिस्टिक का काम करना है, उसको अपना दिल तो इस मुकाम पे लाना ही पड़ेगा। लॉजिस्टिक्स को सर एक बार रिपीट करिए प्लीज़। मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, गाना है ना पुराना जी। तो वही लॉजिस्टिक का काम करना है, तो ये वाला दिल को तो गम और खुशी दोनों को एक साथ ही रख लेके चलना है और उसी को एंजॉय करना है। हाँ, शायद हो सकता है वही कारण है जब मैं बार बार देखता हूँ कि हमारे लॉजिस्टिक्स में काम करने वाले लोगों को एडिक्शन हो जाता है। हाँ, उनको फिर दूसरा काम में मज़ा नहीं आता है ना, कंटिन्यूस काम करने की, कंटिन्यूस इंगेज रहने की आदत बन जाती है। हाँ, 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 तो गम और खुशी को हाँ, एक साथ बैलेंस कर पाते हैं। भाई मैं तो अपना एक डॉक्टर दोस्त है ऑर्थोपेडिक, उससे मजाक करता हूँ, यार तुम हड्डियों के दोस्त हो, डॉक्टर हो, और हम झगड़ों के डॉक्टर हैं, हम रोज सुबह शाम तक झगड़ा ही रिजल्टाते रहते हैं। झगड़ा चलते रहते हैं। सर हमने एक जो फोरम बनाया है जिसके लिए आज आपने हमें टाइम दिया, लॉजिस्टिक शक्ति, और इस फोरम का एक हमारा HR ये अवार्ड और एक समिट है 9 अगस्त को। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप बताएं उसके बारे में, या इस इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा सा प्रकाश भाई डालें। अवेयरनेस कराओ सबको, लॉजिस्टिक वालों को, सबको, कि भाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, मेहनत करें, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्निक्स आ रही हैं जो बाहर की कंपनियां यूज़ कर रही हैं, उनको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें और मोटिवेट रहें, खुश रहें। वही जो हमारे फार्मूले हैं वो भी लगा सकते हैं। तो लॉजिस्टिक शक्ति का जो इनिशिएटिव है, इसके लिए किस तरीके से आप और ब्लेस कर सकते हैं और गाइड कर सकते हैं? हमारी तो गुड विशेज़ आपके साथ हैं, और जो भी आप चाहें हमारे से बताएं, हम जरूर कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। मेंटरशिप चाहिए सर। हाँ, मेंटरशिप, ताकि जाके जो कामयाबी आपने जो मुकाम पाया है उससे नई जनरेशन को और एक समझ में आए कि जितना आसान तरीके से आज आपने एक्सप्लेन कर दिया, तो बहुत सारे लोगों को जरूर ये लगा होगा कि इतना मुश्किल तो नहीं है, खुश रह के भी करा जा सकता है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अभी तो यहाँ पर बहुत स्कोप है इंडिया में काम का। जी, कंपटीशन ज़रूर है, लेकिन काम की कोई कमी नहीं है। तो जो भी मेहनत करना चाहे, काम करना चाहे, वो कर सकता है इसको। लेकिन थोड़ा एक ही वर्ड है, सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस चाहिए। पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। लास्ट एक टॉपिक पे और बात करता हूँ सर, कि जो आज 2 तरीके का जनरेशन मैं ऑब्जर्व करता हूँ। एक है जो स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं कि फटाफट वैल्यू क्रिएट हो, कोई फंड मिल जाए, और एक जिस तरीके से आपने एक लेगेसी बिजनेस बिल्ड किया, तो एक प्रॉफिट है, एक एस्पेक्ट है, और एक वैल्यूएशन एस्पेक्ट है। तो इसमें आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? नहीं, कैसे हम सीख ले सकते हैं? वैल्यूएशन भी प्रॉफिट का ही एक पार्ट है। प्रॉफिट तो आज मिल रहा है, वैल्यूएशन में वो 5 साल या 10 साल बाद मिलेगा। तो वही उस बात आ गई, पेशेंस और सब्र रखना पड़ेगा। अगर आप उसके अंदर, अगर आज आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये एक और टेक्निक है कि ऐसा काम कर लो 5 साल बाद पैसा मिल जाए या 10 साल बाद पैसा मिल जाए। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ओनली। ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग है कि वही एक तो कहता मुझे आज ही पैसा दिए, जैसे यूएस में तनख्वाह हफ्ते के में मिलती है, यहाँ महीने में मिलती है, वहाँ 5 साल बाद मिलेगी, बस इतना ही फ़र्क है। नेक्स्ट जनरेशन ओम लॉजिस्टिक्स में भी हम देख रहे हैं। राघव जी ने काफ़ी चीज़ों पे इनिशिएटिव लेना शुरू किया है। हालांकि जब उनसे 1-to-1 मिलेंगे तो ज़रूर बात करेंगे, समझेंगे। आपका क्या सपना है, क्या अपेक्षाएं हैं नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप? बस यही अपेक्षाएं हैं, जिस हिसाब से ग्रोथ हम करते रहे हैं वो भी आगे ग्रोथ करें और काम को आगे ले जाएं। और टेक्नोलॉजी इस कदर आ रही है अंदर अंदर कि हमको तो लगता है हमको रिटायर ही होना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज़ अगर आपको याद आता हो कि आप अपने जीवन में चाहेंगे जो आपने ना सुधारा हो, वो अपनी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में चाहेंगे वो सुधारें कंपनी को बिल्ड करने के लिए? कंपनी को
बिल्ड करने के लिए और क्या कर सकते हैं कंपनी का, और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफाई करना हाँ, चाहिए। और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कौन से एरियाज आप देखते हैं डाइवर्सिफिकेशन में? रेलवे देखते हैं, रेलवे में काम करें ज़्यादा, रेलवे में हम बढ़ा सकते हैं, एयर में काम करें ज़्यादा, एयर में बढ़ा सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाएं ज़्यादा। अब हमारा ग्लोबल एक्सपेंशन, ग्लोबल एक्सपेंशन करें। तो जो हमने स्टार्टिंग में बात करी कि 2 लाख करोड़ की भी कंपनी है, हाँ। और इंडिया की पार्टी तो अभी शुरू हुई है, इंडिया की तो होम लॉजिस्टिक की भी पार्टी अभी शुरू हुई है, तो पार्टी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना शायद हमारी सेकंड लीडरशिप से हमारी एक्सपेक्टेशन होगी। हाँ, वो तो वही है ना, पंथ पब्लिका, उनकी कितनी उड़ने की तमन्ना है, वो उनके ऊपर डिपेंड करती है, यंगस्टर के ऊपर कितना वो काम बढ़ाना चाहते हैं, इसमें बढ़ा सकते हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आज आपकी इस इन जो हमने सीख ली है, और मैं बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट हूँ कि आपके ये कन्वर्सेशन से बहुत हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को सीख मिलेगी आपके जैसा और अच्छा काम करने की, और बेहतर काम करने की, और ईमानदारी से काम करने की, और जो हमारी अपनी पुरानी कहावतें या जो हमारी रोज़मर्रा की लर्निंग है हमारे पूर्वजों की, उनको अपनी ज़िंदगी में और अपने मैनेजमेंट में, दिनचर्या में लागू करके एक बड़ी कामयाबी लेने के लिए मिलेगा। सर आपके इस समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और भी हम आपसे कभी रिक्वेस्ट करते रहेंगे ताकि हमें और सीखने को मिले। थैंक यू सर।